जय हिंद एस्पिरेंट। स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो आपका जीएस और जीके का जो पोर्शन है, यानी कि जिसे आप स्टैटिक जीके कहते हैं, तो उसका ये पहला पार्ट है, पहला सेशन है। इसमें हम क्या करेंगे कि ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर को लेकर के जीएस के जो भी प्रश्न बन सकते हैं और उस जीएस के संबंध में जो करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसमें कोई डे हुआ है या उसकी थीम क्या है, तो उसको यहाँ पर हमने शामिल किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 2 घंटे की जो क्लास है उसमें जो आपको मटेरियल मिलता है उसको मैं आधे घंटे में दे पाऊँ, आधे घंटे 30 मिनट या 35 मिनट में उसको आपको कंप्लीट करवा पाऊँ। ये मेरा प्रयास है। यानी कि इसमें आप सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, वो भी जो हैंड रिटन नोट्स है हमने बनाए हैं, छांट करके इन्फॉर्मेशन निकाली एग्जाम लायक, उसके बेस पे करेंगे। और उसमें क्या होगा कि आपको उसके साथ में एक पिक्चर्स भी मिलेंगी, जिससे कि आपको समझने की जो है क्षमता बढ़ जाएगी और कम समय में ज्यादा आप समझ सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम लायक इसमें क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि एक आबिद हुसैन समिति है, इसका संबंध अगर बात करें आएगा तो लघु उद्योगों के सुधार से संबंधित है। तो आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों के सुधार से। आगे दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं की दिशा कैसी होती है, तो वो क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज मतलब होता है जैसे कि ये घड़ी है और घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से चलेगी ना, पहले 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, यानी कि इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमने इमेज ली है, तो ये पूरी पृथ्वी हो जाती है। इसको बी से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाता है, ऊपर वाला उत्तरी हो जाता है और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। गोले का अर्थ मतलब गोलार्ध हो जाता है। और यहाँ जो उत्तर में जो यहाँ पर चलती हैं आपके पवने चलती हैं, मतलब पवने भी चलती हैं, तो उसकी वजह से सागर की जो जलधाराएं हैं वो भी गतिमान होती हैं, गति करती हैं। तो इनके अगर गति करने की अगर दिशा को देखें तो ये घड़ी जो चलती है उसके साथ चलती है। देखो ये यहाँ पर ये ऐसे मूव कर रही है और ये देखो यहाँ पर ऐसे मूव कर रही है, तो यानी कि ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि लाइकेन जो होता है, जिसे आप कोई लीचेन के नाम से भी जानते हो, तो इसमें क्या होता है, SO2 के प्रदूषक क्या, ये सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। एक यहाँ पर आता है आपका हुलाक गिबन। हुलाक गिबन एक क्या है, एकमात्र गिबन है जो भारत में पाया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ये हमने यहाँ पे इमेज ले ली है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला है मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना। ये परियोजना कब शुरू की गई थी, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये परियोजना शुरू गई थी 1975 में प्रारंभ की गई थी, यानी कि 1975 में। अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ सुनते जाइए, तब भी आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। इंडो राइनो विजन 2020 एक लॉन्च किया गया था। ये संबंधित था एक सींग वाले गैंडे से संबंधित था। इंडो मतलब इंडिया और राइनो मतलब राइनोसोरस जो होते हैं, यानी कि गैंडे होते हैं, उनको लेकर के था। फिर यहाँ पर देख लेते हैं आपके एग्जाम लायक क्या बन सकता है यहाँ पर। तो जो इंडो राइन होते हैं, तो जो यहाँ पर इनका एक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व राइनो डे। ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, इसे आपको ध्यान रखना है, 22 सितंबर को। अगला दिया है विश्व वन्य जीव कोष। ये गठित कब किया गया था, तो 1961 में गठित किया गया था, यानी कि 1961। ठीक है, ईस्वी में ये क्या हुआ था, गठित हुआ था। एक यहाँ पर दिया गया है नंदन कानन। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये स्थित है उड़ीसा में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बुक है, किताब, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और फिर भी पूछी जा सकती है, तो हमने इसे यहाँ शामिल किया है। बुक का नाम है यहाँ पर कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द सेंसस काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये क्या किसकी किताब है, ये एडम स्मिथ की किताब है। बाकी अगर ज्यादा ना याद कर पाओ, इतना लंबा, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। ये यहाँ पर हमने पेस्ट की है, इसे आप देख सकते हो, ये एडम स्मिथ की किताब है और वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि एक अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था 2018 में, जहां तक मुझे पता है, ये 2018 में, तो ये नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया था। सेन सूचकांक एक है, तो सेन सूचकांक का अगर संबंध बात करें तो निर्धनता से ये संबंधित है। और यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, उसने क्या किया था, परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था। कब किया था, 1955 में, यानी कि 1955 में इसको अपनाया था यूनाइटेड नेशन ने। स्मर्फिंग एक शब्द है, स्मर्फिंग एक शब्द है। अगर आपके एग्जाम में आके इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है, स्मर्फिंग, इसको ध्यान रखना है। एलोरा का कैलाश मंदिर और ललितपुर का जो है दशावतार मंदिर, ये किस शैली में बने हैं, तो ध्यान रखना है, ये बेसर शैली में बने हैं। और ये स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर जो है
तो उसका कौन सा ये पार्ट है, वेसर है। ये हमने यहाँ पर ये पेस्ट किया तो इसे आप देख सकते हो। आगे दिया हुआ है कि भगवती सूत्र, इसका संबंध किससे है, तो भगवती सूत्र जो है इसका संबंध जैन धर्म से है। उनकी कृतियों को यहाँ पर जैसे शामिल किया गया या फिर उन्होंने क्या कहा, क्या सारी चीजें हैं उनके ज्ञानवन को, तो यहाँ पर सीधे सीधे याद रखना कि भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। आगे दिया हुआ है चौपानी मांडू, ये उत्तर प्रदेश में एक स्थल है जो कैसा है, पूरा पाषाण से लेकर के नव पाषाण काल तक के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि चौपानी मांडू कहाँ, यूपी में, और पूरा पाषाण बहुत पहले से लेकर के और न्यू इसमें यहाँ पर आता है। इसके बाद बीच में एक और आता है मध्य पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं मीजोलिथिक, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। बेलन नदी घाटी, ये यूपी में कहाँ पर है, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, इन जगहों पर क्या करती है, कवर करती है। सराय नाहर राय, यहाँ पर क्या हुआ है कि समाधान एवं गर्द चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। गर्द मतलब क्या होता है, जमीन में गड्ढे बना करके जो चूल्हे बनाए गए तो वो उनके साक्ष्य मिले हैं। इसी तरीके से दमदमा, ये यूपी का पार्ट है, यहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय में क्या हुआ है कि वहां पर 14 समाधान और 8 गर्द चूल्हे मिले हैं, 37 नरकंकाल मिले हैं। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, जो हमने यहाँ पर हैंड रिटन लिखी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि लहुरा देव और कोल्डी हवा, ये कैसे स्थल है, नव पाषाण कालीन स्थल है। पाषाण कालीन है लेकिन कैसे, नव पाषाण कालीन है। ये यहाँ पर से क्या हुआ है कि धान की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, और ये आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लहुरा देव की अवस्थिति की बात करें, ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर, तो ये वहां स्थित है, ध्यान रखना है। आगे दिया हुआ है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब जो है उसमें ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति रही है। उस संस्कृति को क्या कहेंगे, तो वो है गैरिक मृद भांड संस्कृति, ठीक है, जिसमें क्या हुए थे, गेरुए रंग से रंगे हुए मिट्टी के बर्तन पाए गए, जिससे क्या कह सकते हैं हम, ऑर्ज कलर्ड पॉटरी, या फिर कभी कभी लिख करके आप एग्जाम में आ सकता है OCR OP, ठीक है, OCP, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ऑर्ज कलर पॉटरी। आगे दिया हुआ है हिंडन नदी पर, कहां पर, आलमगीरपुर में, तो ये कौन सा है, एक हड़प्पा स्थल है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे महदहा है, ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में कहा, यूपी में, और यहाँ से क्या हुआ है कि हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं, और इनका जो संबंध है वो मध्य पाषाण काल से संबंध है, या मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आमिर कोही, ये एक विभाग था कृषि के लिए विभाग बनाया गया था, और ये किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फार्मिंग पद्धति एक लाई गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। फार्मिंग पद्धति मतलब जो खेती करने का एक तरीका, एक प्रणाली, इसी को क्या कहा गया है, इसी के अंतर्गत एक प्रणाली, इसको नाम दिया गया इजारेदारी प्रणाली, और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो भूमि पर लगान लगाया जाता था, राजस्व, इसको एकत्र करने के एक मतलब सिस्टम था, और इसमें जो सबसे ज्यादा उच्च बोली लगाता था उसे ये अधिकार दे दिया जाता था। तो ये फार्मिंग पद्धति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। फिर आगे दिया हुआ है कि सारनाथ का में एक है धमेख स्तूप, ठीक है, और एक है राजगीर में, कहां पर है, जरासंध की बैठक स्तूप। ये इन दोनों का संबंध कहां से है, मुगल कालीन से है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सारनाथ का है, ये वाला स्तूप जो आप देख पा रहे हो ये सारनाथ का है, इसे कहते हैं धमेख स्तूप। ये वाराणसी में स्थित है, और राजगीर कहां पर है, आप जानते हो, ये यहाँ पर क्या था, जरासंध की बैठक स्तूप स्थित है, और दोनों का संबंध गुप्त कालीन से, ठीक है। आगे दिया है कि नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्फलकीय कोड़ी होते हैं। तो नागर शैली 3 शैली होती है, एक तो है नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो नागर शैली में क्या है, मंदिर जो है आधार से लेकर शिखर तक क्या होते हैं, चतुष्कोणीय होते हैं। बाकी यहाँ पर धीरे धीरे आगे चीजें आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। मथुरा शैली आती है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, इसमें क्या होगा, तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। 3 धर्म कौन थे, बौद्ध थे, जैन थे और हिंदू थे। शैली कौन सी थी, मथुरा शैली थी। आगे देखते हैं कि पटना चित्रकला के अंतर्गत प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण किया गया था तथा ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया था। तो पटना चित्रकला की अगर विशेषताओं के बारे में आ जाए, कुछ ऑप्शन दे दे तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे दिया हुआ है कि गुलेर शैली चित्रकला में क्या हुआ कि इसमें नायिका जो होती थी या फिर नायिकाएं जो होती उनको उदास एवं आवेशाकुल रूप में चित्रित किया जाता था, कोई फोटो चित्र बनाया जाता था। तो वहां पर गुलेर जो थी
ये यहाँ खासकर प्रसिद्ध ही आपके जो कांगड़ा या फिर जो पहाड़ी प्रदेश था वहां पर, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है, गुलेर शैली चित्रकला है। ठीक, नायिकाएं उदास रहती थी और आवेशाकुल रहती थी, ये खासियत है। ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, वही यहाँ पर इंफॉर्मेशन शामिल है। एक है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी के चित्र जो है उन्हें क्या भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं किशनगढ़ शैली, तो इसे इन्हें क्या भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, मोनालिसा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 ताली लोक नृत्य। तो 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है, ये है एक राजस्थान का है। हम उसको लोक नृत्य कहें या फिर फोक डांस कहें, एक ही बात होती है। ये राजस्थान का है, कौन सा, 13 ताली नृत्य। आगे देखा है कि सोहराई दिया हुआ है। सोहराई का संबंध क्या है, एक झारखंड से, यह एक जनजाति जो इलाका है वहां की प्रसिद्ध कला शैली है। वहां की एक सोहराई कोर पेंटिंग इसे कह सकते हैं। पेंटिंग कहाँ, दीवारों पर होती है, तो कपड़ों पर भी होने लगी और इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ये इसका एक नमूना है सोहराई कोर का। इसका संबंध झारखंड से है। एक अगला होता है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, यानी कि 1976 में होता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षा जो पहले राज्य सूची में थी उसे इस अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, राज्य सूची से हटा करके। संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का। एक काका कालेकर जो थे, ये कौन थे कि प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। जस्ता के लिए प्रसिद्ध क्या है, जवाहर खान। ये कहां पर है, राजस्थान में है। और 30 से लेकर के 35 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, जिसे इस एक और नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे, अश्व अक्षांश कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पृथ्वी ले लिया, पृथ्वी का आप देख पा रहे हो कि मैप है, ग्लोब है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये 0 डिग्री हो जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये 30 से 35 और 30 का बीच का होता है। इसी तरीके से ये उत्तर में होगा, दक्षिण में क्या है, ये 35 से 30 के बीच में हो गया। इसे क्या कहेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कहेंगे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आप सीधे सुन लीजिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। और इसी लेटीट्यूड को, मतलब इसके बीच वाले पार्ट को जो अक्षांश है, तो इन्हें ये कौन से होंगे, ये अश्व अक्षांश होंगे। ठीक है। अगला दिया है कि ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट, ये कहां पर है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये वहां पर पाया जाता है, ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट, जो व्यापार वाला है रास्ता। आगे दिया है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो ये निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। और पारिस्थितिकी जो है इसका स्थायी मितव्ययिता है, यह एक स्लोगन या नारा दिया गया था। कब दिया गया था, चिपको आंदोलन के द्वारा एक सामने आया था। ये जो पारिस्थितिकी है वह स्थायी मितव्ययिता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी ये बनाया गया, और ये कहाँ स्थित है, जामनगर गुजरात में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कहां किससे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। एक है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है, तो इसका नाम तो है क्यू, और ये स्थित है इंग्लैंड में। जैसे यहाँ पर एक अभी छवि देख पा रहे होंगे। और इसकी स्थापना 1759 में हुई थी, यानी कि 1759 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का। मतलब राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये क्या है, वानस्पतिक उद्यान है। इसे ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय उद्यान अलग टाइप से होते हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में स्थित है। और सरिस्का सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है हरियाणा में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है ये रामसर स्थल में शामिल हुआ है या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। और शामिल अगर हुआ है तो कब हुआ है। कार्टोजेना कार्टोजेना प्रोटोकॉल, इसका संबंध जैव सुरक्षा से है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा। अगला दिया है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना होती है 20 मार्च 1985 को। ये ध्यान रखना है कि 1985 में। एक और दिया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत, बस इतने को ध्यान रखना है, विकसित किया गया था। तो ये विकसित किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। बस हमें ये इतना याद रखना है, एडम स्मिथ। दूसरा क्या है, निरपेक्ष लागत का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में, एडम स्मिथ। आगे दिया है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है कि दिल की बीमारी होती है जिसमें रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, यानी कि रक्त की जो आपूर्ति है उसमें कमी आ जाती है। फिर यहाँ पे दिया है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी का संबंध होता है जो घासें होती हैं विभिन्न प्रकार की, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इसे स्टडी ऑफ ग्रासेस कह सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बाकी स्पेलिंग भी यहाँ से आप देख लो।
एक और दिया गया है कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या है? ये हमारे जो मस्तिष्क है उसका एक भाग है, और मानव मस्तिष्क का, जिसमें क्या होता है कि संवेगात्मक जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रण करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। एक यहाँ पर नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इसमें क्या होता है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन इससे प्राप्त की जाती है, जो बेचने के लिए पेनिसिलिन बनाई जाती है तो इसी से प्राप्त की जाती है। ऑफियोग्लोसस होता है, तो इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे कि मानव में क्या होता है, जो हम बोले आप सिर्फ आप सुनते जाइए। मानव में क्या होता है कि 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी कह सकते हैं, अगर इनको 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। लेकिन ऑफियोग्लोसस जो होता है, ये आप देख पा रहे हो कि ये ऑफियोग्लोसस है। ऑफियोग्लोसस में क्या होता है कि 630 जोड़ी क्या होते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि वो 1260 जोड़ी क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहा जाता है। तो 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो टेल्कम पाउडर होता है, जो हम यूज करते हैं गर्मियों में, तो क्या होता है, नॉर्मल टाइप के अलग अलग तरीके से आते हैं, तो इसी यही क्या होता है, टेल्कम पाउडर। इनमें क्या होता है कि मैग्नीशियम और सिलिका शामिल होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है कि सर एलेक्स जेफरेस द्वारा 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास किया गया था या विकसित की गई थी। तो याद सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डीएनए जो फिंगरप्रिंट है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सर एलेक्स जेफरेस के द्वारा। कब? 1984 में, यानी कि 1984 में। अगला दिया हुआ है कि एक कार्टोसैट है, जिसे क्या कहते हैं? आई इन द स्काई, मतलब आसमान में एक आंख। अंतरिक्ष से तस्वीर लेने के लिए ये स्थापित किया गया था, इसे ध्यान रखना है। एक प्रणाली है गगन, गगन प्रणाली है। ये क्या है कि भारत का एक उपग्रह आधारित हवाई यातायात और संचालन तंत्र है। और गगन का पूरा नाम कहां से आया, इसे कैसे कह सकते हैं? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसे क्या कहा जाता है? गगन कहा जाता है। अगला दिया है कि चरंका सौर पार्क, ये स्थित है गुजरात में। तो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन बना था ये, इसे आपको ध्यान में रखना है। और 2 दिसंबर जो है किस तरीके से मनाया जाता है? तो इसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक शब्द दिया गया है यहाँ पर, मेगा फ्लॉप्स। मेगा फ्लॉप्स में क्या होता है कि जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, गति, उसको नापा जाता है मेगा फ्लॉप्स में, कि वो कितनी गणनाएं पर सेकंड कर सकता है। आगे दिया हुआ है पॉइंट कि भारत में विकसित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम 8000 था, परम 8000। अगला दिया है कि मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता द्वारा प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है टर्मिनल का। तो एक शब्द ध्यान रखना है, टर्मिनल। अगला दिया है कि प्रतीकात्मक या फिर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? तो जो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें स्टार्ट हुआ था असेंबली लैंग्वेज का यूज। एक किताब है, किताब का नाम है मार्क्स, गांधी और समाजवाद। ये राजा मतलब राम मनोहर जो लोहिया थे, इनके द्वारा किताब लिखी गई है। तो ये लोहिया साहब की ये बुक है। और एक किताब और है, सोजे वतन। ये क्या है? इसमें उर्दू साहित्य की प्रमुख पुस्तकों में से यह एक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया हुआ है विनोबा भावे के द्वारा स्थापित एक आश्रम था, जिसका नाम था पवनार आश्रम। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं विनोबा भावे के लिए। तो विनोबा भावे को अवार्ड दिया गया था, वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1958 में, यानी कि 1958 में इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और यहाँ पर इन्हें अवार्ड दिया गया था भारत रत्न, वो दिया गया था 1983 में। ठीक है, वो था भारत रत्न, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला आता है जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी ये कौन थे? ये थे लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले प्रथम, यानी पहले या फिर प्रथम दलित थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये उनकी क्या है? छवि है, आप इन्हें देख पा रहे होंगे। एक किताब है, उसका नाम क्या है कि राजनीति की रपटीली राहें। इसके लेखक कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी साहब इसके लेखक रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि चालुक्य राजा कौन? विक्रमादित्य पंचम। इनका जो समय था 1076 से लेकर के 1127 के मध्य में। इनके पराक्रमों का जो वृत्तांत यानी कि कथा या विस्तार, वो दिया हुआ है विक्रमांक देवचरित। तो ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ है या फिर उसमें निहित है। तो विक्रमादित्य पंचम लिखा कहां पर है? विक्रमांक देवचरित। तो इससे आपको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्ट है वो लिखा हुआ है कि हड़प्पा
संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में एक शब्द था चेलिस्तान। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाइए। चेलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान था, उस क्षेत्र को चेलिस्तान कहा गया हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में। अगला दिया हुआ है वैदिक काल। तो वैदिक काल में एक शब्द प्रचलित था, वज्रपति। एक पद, एक शब्द का मतलब एक पद था, एक ओहदा था। ये कौन था? चरागाह भूमि के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उससे क्या कहते थे? वज्रपति कहा जाता था। ये वैदिक काल की बात है। आगे दिया हुआ है एक चतुर्दान। चतुर्दान अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चतुर्दान जिसमें क्या कहा जाता है? चतुर्दान का मतलब होता है चार दान। एक हो जाता है विद्या, दूसरा है आहार, तीसरा है औषधि और चौथा है आश्रय। ये दान कहाँ शामिल है? तो ये दान शामिल है आपके जैन धर्म से संबंधित है। इनका संबंध वहाँ जैन धर्म में है। ये अगला दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदराई चेट्टी एक शब्द है, इसका संबंध होता है घोड़े के व्यापारियों से। आगे देखते हैं, एक सब यहाँ पर दिया कि लॉटरी समिति, ये कब की है? 1817 की। इसका संबंध है शहरी नियोजन से। जो टाउन प्लानिंग थी तो उसकी मदद, अपना क्या था, सरकार उसकी मदद के लिए लॉटरी कमेटी को गठित किया गया था, या इसका नाम दिया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से शहर में क्या उसके सुधार के लिए धन जुटाया जाता था, बस यही था लॉटरी समिति। आगे देखते हैं, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है, और इसमें कौन होता है, किसके सहयोग से? तो ये जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, किससे? ब्रिटिश अधिकारी, तो उनके सहयोग से की जाती है। और समय था 1866। तो कब होती? 1866 में। और लंदन में एक थी इंडियन सोसाइटी, इसको खत्म करके इसकी स्थापना की जाती है। अगला दिया है कि अक्टूबर 1940 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, और इसके लिए उन्होंने प्रथम जो सत्याग्रही चुना था तो वो विनोबा भावे को चुना था। अगला है कि 8वीं शताब्दी में, मतलब 8वीं सदी में, कांची के जो कैलाश मंदिर हैं, इनका निर्माण कराने का श्रेय जो है पल्लवों को जाता है। और फिर आगे दिया हुआ है कि स्थापत्य शैली। स्थापत्य शैली इसमें क्या है कि भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, यानी कि उनका मिक्सअप मिलता है, तो इसे कहा जाता है इंडो सार्वजनिक शैली। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसी क्लास में हम आगे देखते हैं। अलग अलग नामों से आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज ना हो, सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में है, और जहां पर बुद्ध का उन 5 वर्गीय भिक्षुओं के साथ में फिर से मिलन हुआ जिन्होंने पहले उन्हें छोड़ दिया था। तो चौखंडी स्तूप सारनाथ में। इसके पीछे कहानी क्या है आपने देख ली, सिर्फ एग्जाम लायक। अब यहाँ पर एक अंग्रेजों द्वारा प्रचित की गई नवगैथिक शैली थी, और इसकी क्या कर दिया, सीधे विशेषताएं दे दी, और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन की इसका आंसर क्या होगा। तो विशेषता क्या थी कि ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा, ये किसकी विशेषता है? तो अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नवगैथिक शैली। जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जिसे क्या कहते हैं, विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता है, तो ये उसका एक उदाहरण है। आगे दिया हुआ है कि सुजनी कढ़ाई, ये हस्तशिल्प कला है, इसका संबंध बिहार से है। और मणिपुर की कौन सी है? थांगटा युद्ध कला। ठीक है, जो क्या है, मणिपुर की एक अति प्राचीन आर्ट थी, जिसे हम क्या कहेंगे, हुयेन लैंगलॉन। ठीक है, तो ये उसी का एक परिष्कृत रूप है। परिष्कृत रूप का मतलब होता है शुद्ध रूप है। कौन? थांगटा। थांगटा कहाँ का? मणिपुर का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है त्रिभंग मुद्रा। तो त्रिभंग मुद्रा क्या होती है, इसकी कुछ विशेषता दी गई है, उसे देख लेते हैं कि भारतीय नाट्य परंपरा की जो मुद्रा होती है, जिसके तहत में एक ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसमें एक पैर मोड़ा जाता है, तथा देह में क्या आता है, कटी। कटी का मतलब होता है कमर, एवं ग्रीवा मतलब गर्दन वक्र की जाती है। तो कट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने एक फिगर लिया है, एक मतलब छवि ली है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कटी है कमर, ये मोड़ा गया है, और ग्रीवा ये देख पा रहे हो कि ये गर्दन है, ये भी कहाँ पर है, मोड़ी गई। तो ये सब क्या है, त्रिभंग। इसको क्या कहा जाता है? इसको त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। ये कौन सी मुद्रा है? त्रिभंग मुद्रा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि छीवी गदगा, ये आपके लिए क्या हो जाता है? छीवी गदगा, ये क्या है? युद्ध कला है। मुख्यतः कहां पर है? ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये थांगटा बहुत ही ज्यादा फेमस रही है, तो ये ना पूछ करके आपसे ये पूछ सकता है, तब आप क्या करोगे? तो अगर आपको पता है तो आप इसे आप टिक कर सकते हो। अगला दिया हुआ है कि 19वीं सदी की एक तंजौर चौकड़ी है,
वह क्या है, भरतनाट्यम नृत्य कला से संबंधित है। कौन? तंजौर चौकड़ी। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ये कौन सी प्रणाली है? ये सरकार की संसदीय प्रणाली है। तो सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल की अगर बात कहें तो सीधे ये संसदीय प्रणाली हो जाती है। 1781 का एक संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था, इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे कह सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय परिषद अधिनियम जो आया 1909 में, इसके माध्यम से क्या किया गया कि भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो ये कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे दिया हुआ है कि सर आइवर जेनिंग्स, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनते जाइए। सर आइवर जेनिंग्स कौन थे? यह एक ब्रिटिश विधि शास्त्री थे। विधि शास्त्री मतलब होता है, विधि का मतलब कानून, कानून के ज्ञाता थे, जिसने भारतीय संविधान को कहा था वकीलों का स्वर्ग। तो वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को किसने कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स जो थे उन्होंने कहा था। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया। ये सब कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, केंद्र राज्य के जो राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का जो अपना होता है परामर्श, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि जो अनुच्छेद दिया है यानी कि आर्टिकल 350 बी, जिसके तहत में क्या होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है 350 बी। अगला अनुच्छेद दिया है 43 ए यानी कि 43 ए। इसमें क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कब का है 1976, तो इसके द्वारा क्या किया गया था कि इस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, आगे दिया है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन किसे कहा जाता है? तो वो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। फिर अगला है कि लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को हटा दिया गया। कार्यपालिका को मतलब हटा नहीं दिया गया, दिया गया। कार्यपालिका को एक दिया गया क्या? एक ब्लैंक चेक। इसका संबंध मतलब क्या है? प्रत्यानुदान से है। प्रत्यानुदान से है। प्रत्यानुदान का मतलब होता है कि एक अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने की अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी गई कार्य करने की। तो ये क्या है? आपका लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को जो दिया गया है कि ब्लैंक चेक, उसका ये संबंध है। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। आगे दिया है कि भारत में भूगर्भिक स्थलाकृतियों का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ इससे ही एक शब्द निकाल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भूगर्भिक जो पृथ्वी पर जमीन के हलचलों, पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, जमीन पर कुछ आकृतियां निर्मित हुई, पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती हैं उनसे। तो सबसे पुरानी कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन आएगी? तो सबसे पुरानी है अरावली। अरावली के बाद में बनी थी धारवाड़। धारवाड़ के बाद में आती है आपकी कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद में आती है विंध्य। तो ये इनका सही क्रम हो जाता है। आगे देखते हैं टोंगुप दर्रा। टोंगुप दर्रा क्या है कि भारत को म्यांमार के साथ में जोड़ने वाला एक पर्वतीय मार्ग है। एक अगला दिया हुआ है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहां पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें क्या है कि भारत और चीन, चीन का मतलब कौन सा हिस्सा? तिब्बत वाला, और म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है, और वह मैकमोहन लाइन पर अवस्थित है। मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में स्थित है? तो भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन लाइन है। एक झील है पोंगोंगसो झील, पेंगोंगसो झील। इसमें क्या होता है कि इससे होकर के भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है, और यहाँ पर क्या स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। आपसे कुछ भी ना पूछ करके यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेंगोंग झील पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि LAC कहाँ स्थित है। तो LAC जो है ये चीन की सीमा पर है, और LOC जो है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कहां पर है? ये पाकिस्तान की, भारत की सीमा पर स्थित है। एक पद्धति दी गई जिसका नाम है कोपेन पद्धति। इसके द्वारा भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया था बंदर प्रोजेक्ट, जो मध्य प्रदेश में लाया गया था। ये क्या था कि एक हीरा अन्वेषण परियोजना थी, यानी कि जो डायमंड प्रोजेक्ट था ये उससे संबंधित था। अगला दिया हुआ है
मेगालोपोलिस, इसी के अंतर्गत क्या किया गया था कि अनेक नगरों, शहरों और ग्रामीण समुदायों को एक वृहद नगरीकृत क्षेत्र में एक साथ सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेगालोपोलिस कह सकते हैं, या सुपर सिटी, या फिर मेगा रीरियन भी कह सकते हैं। तो सिर्फ आप दो शब्द याद रखना, या तो मेगालोपोलिस, और इसको समझने के लिए सिर्फ सुपर सिटी शब्द याद रखना, जिसमें क्या कर दे, नगरों को, गांवों को और शहरों को शामिल करके एक वृहद नगरीकरण एक क्षेत्र बनाया जाता है, जिसमें क्या हो, सारी चीजें शामिल हों, जिसे सुपर सिटी कह सकते हैं। स्मार्ट सिटी के बाद में सुपर सिटी वाला कॉन्सेप्ट। टोडा जनजाति, टोडा को या टोडा लिखा आ सकता है, या फिर आपके एग्जाम में टोडा लिखा आ सकता है। तो ये जनजातीय समूह है, ये कहां पर पाया जाता है, तो नीलगिरी के जो पहाड़ हैं उन पर ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में कातकारी, कोलम और मांडिया गोंड जनजाति को विशेष रूप से कौन सा सुभेद जनजाति समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। एक मेघालयन युग है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेघालयन युग का जो आरंभ माना जाता है 4200 वर्ष पूर्व, यानी कि 4200 वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक माना जाता है मेघालयन युग। आगे दिया हुआ है कुंग क्या है कि विश्व की विलुप्त प्राय प्रजाति है, जिसका निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप है। इसे ध्यान में रखना है आपको। अगला देख लेते हैं इन्वायरमेंट और या फिर इकोलॉजी के संबंध में कुछ। एक है गंगा डॉल्फिन, यानी कि जिसे आप इंडस डॉल्फिन कहते हो, जिसका दूसरा नाम आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है भूलन, और यह दुनिया का दुर्लभ क्या है, स्तनपायी प्राणी है। इसे ध्यान में रखना। और भारत में मुख्यतः कहां पर पाया जाता है, तो ये ब्यास नदी में पाया जाता है, इंडस डॉल्फिन। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो गंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। और आपके लिए जो एग्जाम में करंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और जीएस स्टैटिक जीके जो बनाता है, तो वो ये है कि जो 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय, या ध्यान रखना है, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। इसे ध्यान में रखना है। लद्दाख क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। तो 2 कुबड़ वाला ऊंट लद्दाख क्षेत्र में। मरुस्थलीय बायोम, ये क्या होता है, मरुस्थलीय बायोम में होता है कि वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा की प्राप्ति की तुलना में वाष्पोत्सर्जन जो है अधिक होता है। यानी कि वर्षा क्या हुई, मान लेते हैं कम हुई, और जो वेपरेशन की प्रोसेस है, यानी कि वाष्पोत्सर्जित होकर के जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीय बायोम कहते हैं उस क्षेत्र को। आगे दिया हुआ है इकोटीन इस तरीके से आपके एग्जाम में लिखा आ सकता है। इकोटीन क्या होता है, एक रीजन होता है, क्षेत्र होता है, अ रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। एक रीजन या फिर क्षेत्र होता है जहां पर संक्रमण हो रहा होता है। ठीक है, संक्रमण होता है किनके बीच में, अलग अलग टाइप्स की जो बायोलॉजिकल जो मतलब प्रजातियां होती हैं उनके मध्य में। सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि ऐसी प्रजातियां, आगे देख लेते हैं, ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण के गुण अथवा विशेषताओं को निर्धारित करती हैं, वो कौन सी होती है, वो संकेतक प्रजातियां होती हैं। तो इकोटीन अलग है, और ये संकेतक प्रजातियां कौन सी, ये आपने देख लिया। ऐसा जानवर या कीट, ठीक है, जो नर तथा मादा दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, गायनोडर्मॉर्फ कहते हैं। गायनोडर्मॉर्फ कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, एक ही के पास में क्या होता है, नर और मादा दोनों जननांग होते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का वह बाघ अभ्यारण्य है जिसका अपना आधिकारिक शुभंकर है, और यह एक ऐसा पहला बाघ अभ्यारण्य है, इसे आपको ध्यान रखना है। शुभंकर का नाम क्या है, जिसे मस्कॉट कहा जाता है, शुभंकर का नाम है भूरसिंह बारासिंघा, और जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इसका मस्कॉट है, भूरसिंह बारासिंघा। आगे देख लेते हैं, बर्डलैंड नेशनल पार्क, ये कहां पर है, तो ये अमेरिका में स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आदिवासियों का यह एक राष्ट्रीय पार्क है, और अमेरिका में अगर इसकी स्थिति जाने तो दक्षिणी डैकोटा में स्थित है। भारत का वह नेशनल पार्क जो पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, यानी वहां ठंडी पड़ती है, तो वो कौन होगा, वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे दिया हुआ है माइक MIKE, एक संरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ये किससे संबंधित, तो ये हाथियों से संबंधित। अब इसको देख लेते हैं। अवैध हाथियों की हत्या की निगरानी कार्यक्रम एक था, यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, तो ये माइक हो जाता है। स्टार्टिंग इसकी की गई थी 2003 में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डुगोंग क्या है, एक संवेदनशील समुद्री स्तनपायी जीव है जो भारत के मन्नार खाड़ी की
जैव मंडलीय जो रिजर्व है वहां से संबंधित है। और डुगोंग संरक्षण जो आपका एक स्थल बनाया गया है, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, इसे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे बार बार कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की जाती है। तो कार्बन क्रेडिट है क्या? तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो एक कार्बन क्रेडिट जानते हो किसके बराबर होता है? 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट। आगे दिया हुआ है कि तमिलनाडु में कौन है? वान द्वीप को बचाने के लिए क्या किया है कि राज्य ने जिसने इस पर डूब रहे द्वीप को बचाने और पुनः बसाने के लिए कृत्रिम प्रवाल भित्तियों का प्रयोग किया है, जो भारत में इस तरह का पहला प्रयास है। ये मतलब इंफॉर्मेशन से निकाल करके क्वेश्चन बन सकता है। 2017 की हाथियों की गणना के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक आबादी कहां पर थी? कर्नाटक में थी। ठीक है। आगे दिया है कि ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करना, जिसे क्या कहते हैं कि कचरे से क्या करना है? हमें ऊर्जा बनानी। तो ये वहां पर इसका प्रयोग होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर क्या होगा? ताप अपघटन, प्लाज्मा गैसीकरण। ठीक है। ये कैसा है? एक नई क्या है? टेक्नोलॉजी लाई गई है। O3 परत, O3 मतलब क्या होता है? ओजोन परत सोख लेती है किसको? आप जानते हो, परावैंगनी किरणों को। लेकिन ये आप जानते हो, लेकिन आपसे अगर पूछ ले वो विकिरण कौन सी होती है, तो बी टाइप्स की विकिरण होती है। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर एक लेवल ऊपर क्वेश्चन बनाए तब भी आप कर सको, बस मेरा यही उद्देश्य है, मेरी यही कोशिश है। आगे दिया है कि अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो है श्योपुर जिला। श्योपुर जिला कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है नीति आयोग। और नीति आयोग जो योजना आयोग था, उसकी जगह पर उसका नाम बदल करके क्या किया गया? नीति आयोग का निर्माण किया गया था 2015 में। आगे दिया हुआ है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इससे क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है उसका कारण बनती है। तो यहां से आपके जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है उससे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। फिर दिया हुआ है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसके द्वारा क्या होता है कि भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं, तो इन्हें प्रकाशित करने का काम, इन्हें एकत्र करने का काम NSSO के द्वारा किया जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये कैसी बेरोजगारी है? बेरोजगारी का टाइप पूछता है। तो या तो वो मौसमी और वो आदर्श बेरोजगारी होती है। मौसमी भी होती है और ऐसी बेरोजगारी होती है जिस जो हमें दिखती नहीं है। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छिपी हुई बेरोजगारी, तो ये गांव ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है? ये IBRD के द्वारा जारी किया जाता है। IBRD का दूसरा नाम विश्व बैंक है। ठीक है। तो इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे आपका दिया हुआ है कि आपका मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला एक पहला राज्य है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे दिया है कि मानव विकास सूचकांक, इसका आधार क्या है? तो इसके 3 आधार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो जीवन स्तर है। ठीक है। ये 3 क्या है? आधार है मानव विकास सूचकांक के। ये जारी किया जाता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और 2022 में जो रैंकिंग जारी की गई, उसमें जो भारत की स्थिति थी वो थी 132वें नंबर पर आया है। ठीक है। कुल कितने देशों में? तो 1900 मतलब माफ करना, ये 191 देशों में। तो 191 देशों के रैंक में 132वें स्थान पर है भारत। अगला आता है CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। इसकी स्थापना 1951 में। ये क्या करता है कि भारत की राष्ट्रीय आय जो हो उसको अनुमानित करता है, इसी के द्वारा की जाती है। 1949 में एक क्या हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। इनका पूरा PC का नाम क्या हो जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम हो जाता है। और इसी के जन्म दिवस पर, इन्हीं के मतलब जन्म दिवस पर क्या होता है कि 19 जून को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इनके लिए एक और इम्पोर्टेंट है कि जो 2022 में सांख्यिकी दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए आंकड़े। ये 2022 की थीम हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो थी 1956 से लेकर के 1961 के मध्य में, तो इसका जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जो इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आगे क्या दिया गया है? एक शब्द है हवाला। हवाला का मतलब होता है कि जो विदेशी मुद्रा होता है उसका जो अवैध कारोबार किया जाता है, ये उससे संबंधित है।
फिर अगला दिया हुआ है कि वैसोप्रोसिन। वैसोप्रोसिन क्या है? यह एक हार्मोन है जो मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है यानी कि ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है वैसोप्रोसिन। एक होता है फैबुला फिबुला। ये पैर में पाई जाने वाली एक हड्डी है जो मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी है, फिबुला। एक शब्द है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट होता है कि पिगमेंट उसे कहते हैं जो किसी चीज को रंग प्रदान करे, कलर प्रदान करे, वो पिगमेंट होता है। तो इसकी उपस्थिति के कारण जो है आपका जो कंकाल होता है, मानव कंकाल, तो उसमें जो मांसपेशियां होती हैं उनको लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है मायोग्लोबिन के द्वारा। हाइपोथायरायडिज्म, ये क्या होता है? शरीर में जो थायराइड हार्मोन होता है उसके ज्यादा स्राव होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, तो उस बीमारी का क्या नाम है? हाइपोथायरायडिज्म। ठीक है। व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निर्भर करता है, इसे ध्यान रखना है। तो जो जो जीन्स होगा उसी पर निर्भर करेगा कि उसका रुधिर वर्ग। अगला दिया है कि लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो ये मॉर्गन थे। और हीमोफीलिया एक रोग है, आप जानते हो। इसमें क्या होता है कि मानव के लिंग संलग्न वंशागति का एक अन्य नाम है, और ये क्या है? लिंग संलग्न रोग है, हीमोफीलिया रोग। आगे दिया है कि मधुमेह के रोगी जो होते हैं तो उनके द्वारा जो प्रयोग में लाए जाने वाले क्या होता है? स्वीटेक्स। इसमें क्या होता है कि 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। हम आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक स्वीटेक्स जो होता है ये। तो ये जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उसे लेते हैं, इसमें जो ऊर्जा होती है वो 0 कैलोरी होती है। जेट इंजन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? सर फ्रैंक विट्टल के द्वारा किया गया था। एक और आपका है ब्लैक बॉक्स। नाम तो ब्लैक बॉक्स है, ये कहाँ लगा होता है? ये हवाई जहाज में लगा होता है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है? तो ये नारंगी कलर का होता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑरेंज कलर का होता है। इसमें क्या होता है? फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। ठीक है, इसमें जितनी सारी बातें होती है, डेटा होता है, वो रिकॉर्ड होकर के सुरक्षित रहता है इसमें। अगला दिया है कि 19 अप्रैल और 1975, ठीक है, 1975 को भारत का पहला उपग्रह, इसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण किया गया था यानी कि लॉन्च किया गया था। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम क्या था? रुद्रम था। तो इसमें दो बातें हैं, पहली है स्वदेशी, एंटी रेडिएशन है। बायोचिप क्या होता है? बायोचिप में कौन कौन मौजूद होता है? तो उसमें आरएनए मौजूद होगा यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए होगा यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन। तो इसमें तीन चीजें मेनली पाई जाती हैं। मैक 12 आपने नाम सुना होगा, मैक 12, मैक 12, मैक 162 और मैक 184। ये क्या है? अनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली परिवर्तित की गई है, मॉडिफाई की गई है। किसकी? ये जो बीटी कपास है उसकी फसल है, ये उसकी किस्में हैं। ठीक है, प्रजाति, ठीक है, वैरायटी है। आगे दिया है कि चॉकलेट के जो किण्वन होता है तो इसके लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टम फैब्रम। तो एसिटोबैक्टम फैब्रम। एक है थार्ड, THAAD। थार्ड का मतलब हो जाता है टर्मिनल हार्ड एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्या है? अमेरिका यानी कि जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका क्या है? मिसाइल प्रतिरोधी एक प्रणाली है। भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था, कौन था? INS विक्रांत। इसे ध्यान में रखना है आपको। आगे दिया हुआ कि कंप्यूटर डेटा जो होता है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। ठीक है, फिर आगे दिया गया है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में जो CRM दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? तो CRM का मतलब होता है C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप, N फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट जब किया जाता है तो वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, ये कब होता है? जो पहले से ऑन कंप्यूटर होता है, तो वार्म बूटिंग। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में अगर हिंदी में लिख करके आएगा तो वार्म बूटिंग लिख करके आएगा इस तरीके से। तो ये क्या होता है? वार्म बूटिंग। अगला दिया है स्थायी मेमोरी। ठीक है, यानी कि ROM। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये कहाँ? ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, इनका संबंध पुर्तगाल से है। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल, साउथ एशियाई, दक्षिण एशियाई, ये शुरू हुआ था 1984 में। कहां पर? काठमांडू में आयोजित किए गए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है कि एशियाई खेल 2022, ये कहां पर? ग्वांगझू, चीन में आयोजित किए गए। और पहला एशियन गेम यानी कि एशियाई गेम कब शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था 1951 में, और ये भारत में करवाया गया था, आयोजित करवाया गया था न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में हुआ था। पोलो खेल की उत्पत्ति कहां पर होती है? भारत के मणिपुर राज्य से मानी जाती है। और सनक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ये निम्बार्काचार्य को माना जाता है। सबसे बड़ा जो द्वीप समूह वाला देश कौन है?
वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो देश है में क्या है, बहुत सारे द्वीपों को मिला करके एक देश यहाँ पर बना है। और यूएन, यूएन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। इसका प्रथम जो महासचिव थे वो थे ट्रिगवेली, जो कहाँ के थे, वो नॉर्वे से थे। और सिलोन किसका नाम था, सिलोन जो श्रीलंका है उसका प्राचीन नाम था, ठीक है, सिलोन। आगे देखते हैं, एक दिया है अर्डरनेंसी रेखा विभाजित करती है किसको, जर्मनी और पोलैंड को, तो ये इसके मध्य में है। और सुंडा जल संधि, एक जल संधि है, किसको इसको जोड़ती है, तो ये जावा सागर और हिंद महासागर, इसको जोड़ती है सुंडा जल संधि, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि अरविंदो द्वारा स्थापित कौन सा था, ओरेविले आश्रम, ये कहां पर, ये पुदुचेरी में, यानी कि पुदुचेरी में ये क्या है, स्थित है अभी भी। फिर आता है कि दक्कन कृषि राहत अधिनियम, ये पारित किया गया था, तो ये कब पारित हुआ था, ये 1879 में किया गया था, यानी कि 1879 ईस्वी में। इसका नाम क्या था कि दक्कन कृषि राहत अधिनियम, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम देते हैं खदौली का युद्ध, ये लड़ा गया था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ था, राणा प्रताप की विजयी हुई थी। अगला है कि औरंगजेब के शासनकाल में वह मुगल सेनापति जिसके साथ में शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी, तो वो थे जय सिंह। और जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो ये 11 जून 1665 को होती है, और शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य में की जाती है। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जो इब्राहिम लोदी है, इसका जो शासनकाल है ये 1517 से लेकर के 1526 तक माना जाता है, और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, और वह सिकंदर लोदी का पुत्र था। एक और इन्फॉर्मेशन है जो बन सकता है क्वेश्चन, कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने क्या किया था, इब्राहिम को सिंहासन से उखाड़ फेंकने के लिए इस बाबर को आमंत्रित किया, और बाबर ने आकर के क्या किया कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है, तो उसमें क्या हुआ कि बाबर ने इसको पराजित कर दिया था। अब लोदी वंश की बात करते हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, आप जान चुके हो। और इसकी स्थापना, इसके संस्थापक की अगर बात करें तो वो बहलोल लोदी था। और बहलोल लोदी ने क्या किया था कि सैयद वंश के जो आखिरी शासक थे उनको हटा करके 1451 में लोदी वंश की स्थापना की थी, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले जो था बहलोल, वो सरहिंद था, एक जगह थी, वहां का प्रोविंस था, वहां का एक गवर्नर था, और एक अच्छा कह सकते हैं सोल्जर था, एक सिपाही था। तो कृपया आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, जिससे कि आपको आगे मदद मिल सके। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहोगे तो चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।